हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 5 विद्युत धारा का अध्ययन करेंगे। तो पहला टॉपिक आएगा आपका, सबसे पहला टॉपिक विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा कि किसी भी चालक में जब आवेश का प्रवाह होता है, जब किसी भी चालक में आवेश का प्रवाह होता है तो चालक में जो आवेश की जो प्रवाह की जो दर होती है, किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उस दर को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक में डेल्टा टी समय तक डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो। अपन ने मान लिया कि किसी चालक में डेल्टा टी समय तक डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो औसत विद्युत धारा जो होगी वो कितनी हो जाएगी? I बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। औसत विद्युत धारा। ताक्षणिक विद्युत धारा लिखना चाहें तो ताक्षणिक विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी भी चालक में जब आवेश की प्रवाह की दर होती है उस आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक में डेल्टा टी समय तक डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो तो औसत विद्युत धारा जो होगी वो कितनी होगी? I बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और ताक्षणिक विद्युत धारा कितनी हो जाएगी? I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। विद्युत धारा जो होती है, महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, विद्युत धारा जो होती है वो अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। अब यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि भाई विद्युत धारा जो है उसकी तो दिशा होती है। बच्चे सोचते हैं भाई प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होने के बावजूद भी, मतलब धारा की दिशा होने के बावजूद भी विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है? विद्युत धारा अदिश राशि इसलिए है क्योंकि विद्युत धारा का जब बीजगणितीय योग किया जाता है, विद्युत धारा का जब योग किया जाता है तो वो सामान्य बीजगणितीय नियमों की सहायता से किया जाता है। और विद्युत धारा का जो योग है वो कभी भी सदिश के नियमों की पालना नहीं करता। कभी भी जब भी अपन विद्युत धारा को योग करेंगे तो अपन सिंपल है, जैसे 3 और 2 एम्पियर की धारा मिल रही है तो 3 और 2 एम्पियर की धारा मिल गई, मतलब 5 एम्पियर की धारा। ठीक है, इसमें कहीं पर भी मैंने सदिश के नियम नहीं लगाए। तो जब यहां सदिश के नियम नहीं लग रहे विद्युत धारा के बीजगणितीय योग, विद्युत धारा के योग में जब आप सदिश के नियम नहीं लगा रहे तो फिर वो सदिश राशि भी नहीं होगी। इसलिए विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि होती है। विद्युत धारा की दिशा होने के बावजूद भी विद्युत धारा अदिश राशि होती है। कारण क्योंकि इसका योग सामान्य बीजगणितीय नियमों की सहायता से किया जाता है। इसमें इसके योग के लिए सदिश के नियमों की पालना नहीं की जाती। आगे देखें, मात्रक I बराबर होता है Q अपॉन टी। Q का मात्रक, आवेश का मात्रक, कूलाम, समय का मात्रक सेकेंड, तो कूलाम अपॉन सेकेंड को मिलाकर अपन बोलते हैं
एम्पियर। तीसरा पॉइंट, मात्रक तो हो गया, फिर आएगा आपका वीमा, आई की वीमा, चूंकि विद्युत धारा जो है वो मूल राशि होती है और 7 प्रकार की मूल राशि होती है, उनमें से एक ये मूल राशि है और इसकी बीमा जो होती है वो होती है A1। तो विद्युत धारा की जो बीमा है वो कितनी होती है A1। विद्युत धारा अदिश राशि होती है, मात्रक एम्पियर होता है, बीमा A1 होती है। अगला टॉपिक देखेंगे, देखिए भाई, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, क्या हो रही है? किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है और हम किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा निकालें, तो किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में जो धारा प्रवाहित होती है उसे हम धारा घनत्व कहते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? J से व्यक्त करते हैं। धारा घनत्व को J से, J बराबर होगा I अपॉन A। J बराबर होता है I अपॉन A। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में जो धारा प्रवाहित होती है, उस चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा को हम क्या बोलते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। ध्यान रखें, विद्युत धारा सदिश राशि है, परंतु विद्युत धारा अदिश राशि है, परंतु धारा घनत्व कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। दूसरा पॉइंट, मात्रक। J बराबर है I अपॉन A। इसका मात्रक होता है एम्पियर और इसका मात्रक होता है क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। तीसरा, वीमा। J बराबर होता है I अपॉन A। विद्युत धारा की वीमा होती है A1 और क्षेत्रफल की वीमा होती है L2। कितनी बन जाएगी? M0 L-2 T0 A1। तो धारा घनत्व किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को हम क्या बोलते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। सदिश राशि होती है, मात्रक एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है, वीमा जो होती है वो M0 L-2 T0 A1 होती है। चालकों में धारा चालन। देखो भाई, चालकों में धारा चालन क्या होता है? हम जानते हैं कि चालकों में अत्यधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चालकों में अत्यधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। कोई इस दिशा में गतिमान होता है, कोई इस दिशा में गतिमान होता है, कोई इस दिशा में गतिमान होता है, कोई इस दिशा में गतिमान होता है। मतलब चारों दिशाओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं? गतिमान होते रहते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन गतिमान हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेश है। इलेक्ट्रॉन जब गतिमान होगा इसका मतलब वो आवेश को एक स्थान से क्या कर रहा है? दूसरे स्थान पर ले जा रहा है। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को हम चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चूंकि चालकों में अत्यधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं? चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पर जैसे ही हम चालक के सिरों के बीच, हम जैसे ही किसी ये चालक छड़ मान लिया अपन ने, जैसे ही हम इस चालक छड़ के सिरों के बीच एक बैटरी जोड़ देते हैं,
तो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहे थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे अब वो बैटरी के धन सिरे की ओर गतिमान होंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर गतिमान होंगे परिपथ में क्या हो जाएगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, चालकों में धारा चालन। तो जब चालक के सिरों के बीच बैटरी जोड़कर हम विभवांतर आरोपित करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर गति कर रहे थे वो बैटरी के धन सिरे की ओर एक नियमित वेग से गतिमान होते हैं। इस क्रिया में जब इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं नियमित औसत वेग से, तो इस क्रिया में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चालकों में धारा चालन कहते हैं। चालकों में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग। अब औसत ऊष्मीय वेग निकालते हैं हम। देखें, जो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर गति करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की तुलना जो है हम एक पात्र में भरी गैस के अणुओं से कर सकते हैं। जब किसी पात्र में हम गैस भर दे तो गैस के अणु भी जो होंगे वो स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। चूंकि इन गैसों का जो औसत वेग होता है, इस गैसों के अणुओं का जो औसत वेग होता है वो शून्य होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, 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 या अणु इधर जा रहे हैं। तो जब इनका हम औसत निकालेंगे तो इसका वेग इस ओर, इसका वेग इस ओर, दोनों वेग एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो जब पात्र में भरी गैस के अणु स्वतंत्रतापूर्वक इधर उधर गति करते हैं तो इनका औसत वेग जो होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। इसी प्रकार से चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन भी जो होते हैं वो चालक में स्वतंत्रतापूर्वक इधर उधर गति करते रहते हैं, और इनका औसत वेग जो होता है वो भी कितना होता है, शून्य होता है। इनका औसत ऊष्मीय वेग भी कितना होता है, शून्य होता है। माना चालक में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, n इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, स्मॉल n इलेक्ट्रॉन चालक में उपस्थित हैं। एक इलेक्ट्रॉन का वेग u1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग u2 है, तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग u3 है, nवें इलेक्ट्रॉनों का वेग जो है वो un है। तब इनका अगर अपन औसत वेग निकालें, औसत वेग निकालें तो u बराबर कितना हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपॉन कितना हो जाएगा, 0। चूंकि ये तो औसत वेग निकालने का फॉर्मूला हो गया, चूंकि औसत वेग इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग u होता है वो कितना होता है, 0। इसलिए u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपॉन n बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना होता है, 0 होता है। वापस समझ लें, चूंकि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की तुलना जो होती है वो एक बंद पात्र में भरी गैस के अणुओं से की जा सकती है। जिस प्रकार से बंद पात्र में गैस के जो अणु होंगे वो स्वतंत्रतापूर्वक इधर उधर गतिमान होंगे, तो इन अणुओं का जो औसत वेग है वो शून्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जब चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन भी जो होते हैं वो स्वतंत्रतापूर्वक इधर उधर गतिमान होते हैं, इसलिए इनका औसत ऊष्मीय वेग भी कितना होता है, शून्य होता है। अगर अपन मान लें कि किसी चालक में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन का वेग u1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग u2 है, तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग u3 है, तो nवें इलेक्ट्रॉनों का वेग अपन ने मान लिया कितना है, un है।
तो इनका औसत वेग जो होगा वो कितना हो जाएगा, u बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपॉन n। चूंकि हमको पता है कि औसत वेग कितना होता है, 0 होता है, तो इसको 0 के बराबर कर दिया। अब आगे देखेंगे हम लोग मुक्त पथ। अब देखो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि चालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर गति करते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गतिमान होंगे तो वो आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों में, दो बार टकराने में इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी तय करेगा उसे क्या बोलेंगे, मुक्त पथ कहेंगे। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों में दो क्रमागत टक्करों में इलेक्ट्रॉन द्वारा जो दूरी तय की जाएगी उस दूरी को हम क्या बोलेंगे, मुक्त पथ कहेंगे। पहला। दूसरा, माध्य मुक्त पथ। अब आपको पता पड़ ही रहा है, मुक्त पथ का क्या ले लें, माध्य ले लें, तो उसे क्या बोलेंगे, माध्य मुक्त पथ। तो दो क्रमागत चालकों में दो क्रमागत टक्करों में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी के माध्य को क्या बोलते हैं, हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और माध्य मुक्त पथ को हम किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा से व्यक्त करते हैं। माध्य मुक्त पथ को हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। अब आता है आपका अगला टॉपिक, विश्रांति काल। देखिए भाई, दो क्रमागत टक्करों में जो समय लगेगा उस समय के औसत को हम क्या बोलते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। दो क्रमागत टक्करों में इलेक्ट्रॉन द्वारा लगे गए औसत समय अंतराल को हम क्या बोलते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।